Vapor pressure of liquid solutions is the topic, and the subtopic is vapor pressure of liquid solution. क्लास 12th में हम बाइनरी सॉल्यूशन की बात करते हैं, यानी एक सॉल्वेंट होता है और एक सॉल्यूट होता है, यानी दो ही कंपोनेंट होते हैं सॉल्यूशन के अंदर। और यहाँ पे लिक्विड सॉल्यूशन की बात हो रही है, यानी जो सॉल्वेंट है वो भी लिक्विड है और जो सॉल्यूट है वो भी लिक्विड है, दोनों ही लिक्विड फेज में। तो यहाँ पे अगर आप कंपोनेंट 1 और 2 मान के चलते हैं तो सॉल्यूट या सॉल्वेंट में से किसी भी एक को कंपोनेंट 1 मान लीजिए और किसी को भी कंपोनेंट 2 मान लीजिए। 1885-86 के आसपास एक साइंटिस्ट है राउल्ट, उनका पूरा नाम फ्रैंकोइस मार्टे राउल्ट था। उन्होंने एक सिमिलर हेनरी और डाल्टन के एक्सपेरिमेंट से मिलता जुलता एक लॉ प्रोवाइड किया जो कि इसको बहुत ही अच्छे से प्रूव करता है। अब उससे पहले हमको ये समझना होगा, क्योंकि हम मोल फ्रैक्शन और क्या बोलते हैं जो कंपोनेंट का आपका पार्शियल प्रेशर, इसके बीच का रिलेशन इसके पहले भी पढ़ चुके हैं। तो राउल्ट ने ये कहा कि एक्चुअल में जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्रिएट होता है वो उसमें प्रेजेंट जितने भी लिक्विड हैं या जितने भी कंपोनेंट हैं उनके पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं उनके मोल फ्रैक्शन के। दैट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और यू कैन से प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। तो अगर बाइनरी सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं तो मान लीजिए कि एक बाइनरी सॉल्यूशन लिया जिसमें टोटल प्रेशर P टोटल है और कंपोनेंट 1 का प्रेशर P1 है, उसका मोल फ्रैक्शन x1 है, कंपोनेंट 2 का प्रेशर P2 है, मोल फ्रैक्शन x2 है। तो राउल्ट्स लॉ की अगर बात करें तो उनके हिसाब से P1 इज डायरेक्टली या प्रोपोर्शनल टू द x1, दैट इज P1 इज इक्वल टू P1 नॉट x1। अब यहाँ पे जो P1 नॉट है ये कंपोनेंट 1 का जो प्योर कंपोनेंट है, 1 का प्योर कंपोनेंट का प्रेशर सेम टेम्परेचर पे, यानी यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, बस कंपोनेंट 1 को प्योर फॉर्म में रखेंगे। इसी तरह से अगर हम P2 की बात करें तो ये भी प्रोपोर्शनल हो जाएगा x2 के, या आप सीधे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वल टू P2 नॉट x2। अब यहाँ पे ये भी प्योर कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर है एट द सेम टेम्परेचर। अब यहाँ पे हम डाल्टन्स लॉ ऑफ प्रेशर भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर डाल्टन्स लॉ ऑफ प्रेशर का यूज़ करेंगे तो उनके हिसाब से क्या होता था कि P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2, ये वैल्यूज ठीक है। अब इसी वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दीजिए, P1 की जगह इसकी वैल्यू को रख देते हैं। सो दिट इज इक्वल टू P1 नॉट x1 प्लस, अब P2 को रख दीजिए यहाँ पे P2 नॉट x2, ठीक है। अब इसको हम सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं, कैसे? तो मैंने रिजल्ट्स को यहाँ लिख दिया, P1 की जगह इसकी वैल्यू और P2 की जगह P2 की वैल्यू लिख दी गई है। अब P1 नॉट और x1, तो x1 को रिप्लेस कर दिया हमने 1 माइनस x2। क्यों? क्योंकि टोटल मोल फ्रैक्शन 1 के बराबर होता है। आप समझिए इसको, जैसे सिंस क्या दो ही हैं, क्योंकि हम बाइनरी सॉल्यूशन यूज़ कर रहे हैं तो x1 और x2 दो ही मोल फ्रैक्शन होंगे क्योंकि दो ही कंपोनेंट हैं। सो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये तो हम जानते ही हैं, इसके पहले वाले जो मैंने लेक्चर डिलीवर किए थे उसमें भी बताया था। अब तो इसको हम क्या कह सकते हैं, अगर x2, क्योंकि हमें सिमिलर करना है, x2 के फॉर्म में लिखना है, या आप इसको चेंज करेंगे x1 के फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि ये राउल्ट लॉ का एक तरह का प्रूफ है, ठीक। तो अब हम इसको चेंज कर लेंगे, क्या x1 इज इक्वल टू
1 माइनस x2, देखिए 1 माइनस x2 हो गया ना। तो इसी का हमने यूज़ किया है, x1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है और ये हो गया 1 माइनस x2 इंटू पी नॉट 1 प्लस P2 नॉट इंटू x2। अब इसको मल्टीप्लाई, ओपन करिए, मल्टीप्लाई करिए, तो ये P1 नॉट माइनस x2 P1 नॉट प्लस P2 नॉट x2। लाइक टर्म यानी पॉजिटिव टर्म को एक साथ पहले शुरू में लिख दीजिए, फिर नेगेटिव टर्म को बाद में लिखना है। अब इसमें से P1 नॉट अलग हो गया और इसमें भी x2 है, इसमें भी x2 है, तो x2 कॉमन ले लीजिए, जो अनकॉमन है उसे ब्रैकेट में लिखिए। दैट इज P1 नॉट प्लस ब्रैकेट में हो जाएगा P2 नॉट माइनस P1 नॉट इंटू x2। ये इक्वेशन बन गया हमारा और ये है एक्सप्रेशन P टोटल के लिए। ये किसके लिए एक्सप्रेशन है? दैट इज P टोटल। सिमिलरली आप इसको चेंज भी कर सकते थे, यहाँ पे हम वैल्यू x2 की वैल्यू भी निकाल सकते थे। x2 इज इक्वल टू 1 माइनस x1, तो इसकी जगह हम लिखते हैं 1 माइनस x1 और उस वैल्यू को भी रख सकते थे। सिमिलर इसी टाइप का कुछ एक और इक्वेशन बनता, लेकिन हर हाल में कोई एक मोल फ्रैक्शन ही बचता। Either it is x1 that is the mole fraction of component 1 or x2 that is the mole fraction of component 2। देख लीजिए ध्यान से, इज इट ओके? ठीक। इससे क्या कंक्लूजन निकलते हैं भाई? एक ही मोल फ्रैक्शन बचता है, तो इससे क्या कंक्लूजन्स निकलते हैं? क्योंकि इस रिजल्ट से हमें कुछ पता चलता है। मैं उस कंक्लूजन को लिखता भी हूँ और एक छोटा सा डायग्राम भी बनाता हूँ। तो क्या कंक्लूजन ड्रॉ हुआ? उसके 3 पॉइंट हैं। पहला, टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन कैन बी रिलेटेड टू मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन ऑफ द कंपोनेंट। किसी भी एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड होगा। जैसा कि हमने इक्वेशन में अभी अपने इक्वेशन में पीछे देखा कि फाइनली सॉल्व करने के बाद हमने क्या देखा कि x2 यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2 से रिलेटेड था। तो पहला पॉइंट इसी चीज़ को कह रहा है कि किसी भी एक 1 या 2 में से। अब सेकंड कंक्लूजन क्या निकलता है? वो जो इक्वेशन हमने सॉल्व किया उससे, टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन वेरीज लीनियरली विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2, क्योंकि वो x2 की बात हो रही थी। तो कंपोनेंट 2 के मोल फ्रैक्शन के साथ ही क्या होगा? टोटल वेपर प्रेशर भी वेरी करेगा। और थर्ड कंक्लूजन उस इक्वेशन से हमें क्या मिलता है? डिपेंडिंग अपॉन द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट्स ऑफ 1 and 2, टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन डिक्रीजेस और इंक्रीजेस with increase of mole fraction of component 1। ठीक, यानी कंपोनेंट 1 के मोल फ्रैक्शन के बढ़ने से टोटल वेपर प्रेशर में चेंज आ रहा है। ये हमने पिछले इक्वेशन जो अभी हमने बनाया था उससे कंक्लूजन निकला। अब ये समझने के लिए ये जो 3 कंक्लूजन निकले, इक्वेशन बना, ये कैसे घटेगा बढ़ेगा, इसके लिए ग्राफ हमें प्लॉट करना पड़ेगा। तो मैं ग्राफ प्लॉट करके समझाता हूँ ताकि और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए और ये टॉपिक भी उस ग्राफ के साथ फिनिश हो जाएगा। तो इस ग्राफ के हेल्प से हम बहुत इजीली समझ सकते हैं सॉल्यूशन को। ये जो एक्सिस है यानी वाई एक्सिस, ये वेपर प्रेशर के बढ़ते हुए एक्सिस को शो कर रहा है और एक्स एक्सिस पे मोल फ्रैक्शन को। अब ये जो यहाँ से स्टार्ट होकर ही डॉट लाइन ऊपर की ओर गई है, दिस इज द डॉट लाइन फॉर मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट 2, इसलिए इसको 2 लिखा, और ये मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1। ठीक है, और ये जो लाइन बनी हुई है ये टोटल प्रेशर उस सिस्टम में जितना टोटल प्रेशर है दैट इज P टोटल, P1 और P2, इसीलिए इसको नंबर 3 दिया गया है। अब आप इसको समझिए, इनिशियली शुरू में यानी यहाँ पे एट दिस पोजीशन x1 यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1, ये कितना है? P स्टैंडर्ड के बराबर है, यानी P1 स्टैंडर्ड पार्शियल प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट 1। प्योर कंपोनेंट जो कंपोनेंट 1 का प्योर स्टेट है उसका पार्शियल प्रेशर, और ये मैक्सिमम लिमिट है दैट इज 1।
यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 इज इक्वल टू x1 इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे कोई भी कंपोनेंट 2 का मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट नहीं है, उसका कोई भी प्रेशर प्रेजेंट नहीं है, तो x2 इज इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं ये सेकंड वाली लाइन जो है वो 0 पे है, लेकिन x1 की लाइन यहाँ पे यानी मैक्सिमम पे है। अब जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ते हैं, यानी मोल फ्रैक्शन की लिमिट को हम बढ़ाते हैं, तो एक सॉल्यूशन की पॉइंट आती है ये, जहाँ पे लाइन 1 और लाइन 2 मिक्स होते हैं, यानी इस स्टेज पे इक्विलिब्रियम अटेन होती है, नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन या कंपोनेंट या पार्शियल प्रेशर 1 and 2 बिकम इक्वल। ऐसे में सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम को गेन करता है, स्टेन करता है इक्विलिब्रियम की कंडीशन में। और जैसे जैसे ये आगे की ओर मूव करता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 बिकम लॉस्ट, और ये धीरे धीरे कम होना शुरू होता है, जबकि मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2 यानी x2 की वैल्यू मैक्सिमम होती चली जाती है और यहाँ तक पहुँच जाती है। तो इस तरह से ये रिलेशन है, आप देख रहे हैं। अगर इस टर्मिनल पे बात करें इनिशियल, तो यहाँ पे कौन है, मोल फ्रैक्शन 1। तो पहला स्टेटमेंट था ना कि किसी एक कंपोनेंट पे डिपेंड करता है, तो बिल्कुल या तो x1 पे डिपेंड कर रहा है या x2 पे, क्योंकि यहाँ पे जाने पे x1 की वैल्यू 0 हो जा रही है, मतलब केवल x2 बचा, और यहाँ पे आने पे x2 की वैल्यू 0 है, यानी केवल x1 बचा। दूसरा कि पार्शियल प्रेशर, तो ये देख लिए जब यहाँ पे आते हैं मैक्सिमम पॉइंट पे, तो P टोटल एक कंपोनेंट यानी कंपोनेंट नंबर 2 पे डिपेंड करता है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं कि किस तरह से x1 या कोई भी ये तो सिर्फ 2 ही फेज वाला था, यानी बाइनरी कंपोनेंट था, और भी बहुत सारे ग्राफ अगर कंपोनेंट होते तो और भी 2-3 लाइन बना सकते थे आप। तो इस तरह से ये लिक्विड सॉल्यूशन के लिए एक कंक्लूजन निकला। फाइनली एक जनरल टर्म की बात करें डाल्टन के हिसाब से, तो एक जनरल इक्वेशन भी लिख सकते हैं P टोटल का, और किसी भी कंपोनेंट को आप उससे सॉल्व कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए कि कोई कंपोनेंट 1 है और उसका पार्शियल प्रेशर 1 है, तो कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन y है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 इज P1 इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ y1 इनटू P टोटल। अब उसमें वहाँ पे जितना भी टोटल प्रेशर है, इसी तरह से कंपोनेंट 2 के लिए y2 मान लीजिए अगेन P टोटल। ये समझ में आ गया। और अगर जनरल टर्म की बात करनी है तो Pi इज इक्वल टू Yi एंड P टोटल। तो इस तरह से आप वेपर प्रेशर किसी भी लिक्विड फेज सॉल्यूशन का फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको रिवाइज करिए, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, मैं आपको आंसर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।